दिल्ली के चर्चित बटला हाउस एनकाउंटर मामले में साकेत अदालत ने दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर केस को जायज ठहराया है। इसमें आरोपी शहजाद और पप्पू को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के कत्ल का दोषी पाया गया है। 5 साल पहले 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, जिसमें पुलिस ने 2 संदिग्धों को मार गिराया था, लेकिन मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। शहजाद की सजा का ऐलान सोमवार को होगा। शहजाद के पक्ष में केस लड़ रहे वकील का कहना है कि वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे। Shehzad has been convicted on all accounts. So as JTSA, जामिया टीचर सॉलिडारिटी एसोसिएशन और हम लोग बाटला हाउस के लिए एनकाउंटर के खिलाफ जो फाइट कर रहे हैं, हार तो नहीं मानेंगे और वी आर फाइटिंग फॉर द हायर कोर्ट। 5 साल पहले 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस को इत्तला मिली थी कि जामिया नगर के बटला हाउस के एक फ्लैट में उसी महीने दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के साजिशकर्ता छिपे हुए हैं। इस इत्तला के बाद इंस्पेक्टर MC शर्मा के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की टीम बटला हाउस पहुंची। फ्लैट में छुपे आतंकियों को जब पुलिस ने ललकारा तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद हुए एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। पुलिस ने चार्जशीट में कहा था कि शहजाद और जुनैद नाम के 2 आतंकी भाग निकले। बाद में पुलिस ने शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। इस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर MC शर्मा शहीद हो गए। पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि ये सभी आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे और सभी अहमदाबाद और दिल्ली धमाकों में शामिल थे, जिनकी प्लानिंग दिल्ली में और धमाके करने की थी। बटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार ने शहजाद को दिल्ली की साकेत कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने पर संतोष जताया है। शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी ने कहा कि उनके पति की शहादत अब सही साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस बात से राहत मिली है कि अभियुक्त पकड़ा गया और अदालत ने उसे दोषी करार दिया। कोर्ट का फैसला आ चुका है जिसमें उसमें शहजाद को दोषी करार दिया गया है और ये जो फैसला है ये हमारी अपनी ओपिनियन पे नहीं है। आप जो कोर्ट का फैसला सामने आया है उससे ये प्रूव हो गया है कि ये एक फेक एनकाउंटर नहीं था। शहीद इंस्पेक्टर के पिता ने कहा कि 5 साल से वो इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। एनकाउंटर को फर्जी बताकर इस पर सियासत हो रही थी। यहाँ तक कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बावजूद उंगली उठने जारी थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि मुठभेड़ फर्जी नहीं थी। कहा ये सही है, ये कह रहे हैं ये फर्जी है, ये तो जज बताएगा। उनका आगे जा रहे हैं वो कोर्ट में, वहाँ फैसला होगा फिर। हाँ राहत तो है, ठीक है। बटला हाउस एनकाउंटर मामले में अदालत के फैसले के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। बीजेपी ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इसे सच की जीत बताया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस को भी आज जवाब मिल गया होगा, जिसके नेता ने इसे फर्जी बताया था। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अदालत के फैसले को सही बताते हुए दिग्विजय सिंह का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। दिग्विजय ने कभी अदालत की प्रक्रिया में बाधा नहीं डाला। सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता महामंत्री आजमगढ़ और दिल्ली में इस पूरे इनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये झूठा है। हमारी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति अपनी राय प्रकट कर सकता है। के ऊपर क्या होता है अभी तो इंतजार हमें करना पड़ेगा, इसलिए को मैं इसको खुशी की बात नहीं मानता हूँ कि बटला हाउस एनकाउंटर पर दिल्ली के साकेत कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि अदालत के फैसलों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जिसमें उन्होंने एनकाउंटर को फर्जी बताया था। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी में हर किसी को अपना मत रखने का हक है। दूसरी ओर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शहीद इंस्पेक्टर MC शर्मा को उनकी वीरता के लिए सरकार ने सम्मानित किया था। तथ्यों के आधार पर आपके पास एक निर्णय है तो उतनी ही गैर जिम्मेवारी होगी अगर आप उस निर्णय का समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, जिसको हक है, अधिकार क्षेत्र है, जैसा मैंने कहा अपेलेट लेवल पे इसको बदलने का, वो अपना प्रयत्न कर सकते हैं। बीजेपी की तो आदत है हर मामले में राजनीति करने की। वो इंतजार में रहते हैं कि मौका मिले और वो राजनीति करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजधानी में चलती बस में फिजियोथेरेपी की छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला टाल दिया है। जुवेनाइल बोर्ड ने 5 अगस्त तक फैसला टाल दिया है। बोर्ड अगर नाबालिग आरोपी को 3 साल की सजा सुनाता है तो उसे बाल सुधार गृह के स्पेशल होम में 21 साल की उम्र तक ही रखा जाएगा। आपको बता दें कि नाबालिग आरोपी ने वसंत विहार इलाके में 16 दिसंबर 2012 को चार्टर्ड बस में अपने 5 साथियों के साथ मिलकर 23 साल की युवती को हवस का शिकार बनाया था। सिंगापुर में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के बयान के बाद बीजेपी ने सेन की तीखी आलोचना की है। पार्टी नेता चंदन मित्रा ने ट्वीट किया है कि अमर्त्य सेन राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए अगर केंद्र में चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनी तो उसे अमर्त्य सेन से भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने भी अमर्त्य सेन पर करारा प्रहार किया है। जिसमें आपको ज्ञान है, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, उन विषयों पर बात करें। राजनीति में ये मनगढ़ंत बातें कर बिना मतलब बदनाम करने का प्रयास न करें। गौरतलब है कि अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक भारतीय होने के नाते वो बीजेपी चुनाव समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहेंगे। अमर्त्य सेन ने मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस कराने की पूरी कोशिश नहीं की। सेन ने विकास के मोदी मॉडल की भी आलोचना की थी।
नरेंद्र मोदी पर अमृत सेन के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस ने भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अमृत सेन ने जो कुछ कहा है वो सही है। अमृत सेन को अपना विचार रखने का हक है। दूसरी ओर बीजेपी के चंद्र मित्रा के ट्वीट के जवाब में कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने ट्वीट किया है कि अमृत सेन नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में नहीं देखना चाहते। वो नीतीश को मोदी की तुलना में बड़ा नेता मानते हैं। क्या इसके लिए उनसे भारत रत्न छीन लेना चाहिए? क्या ये असहिष्णुता की हद नहीं है? अर्थशास्त्री अमृत सेन के पक्ष में उतरी कांग्रेस ने बीजेपी पर अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। अमर्त्य सिंह सेन ने जो सही है वो बोला है, उन्होंने अपनी राय दे दी है। वो कहते हैं कि वो सही राय है उनकी। यूपीए सरकार के कार्यकाल में देश में गरीबों का आंकड़ा 22% घटने के दावे को सही साबित करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयानों का दौर शुरू हो गया है। पहले कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि मुंबई में 12 रुपए में आज भी भोजन मिल जाता है, कि 12 रुपए में खाना मिल जाता है जिस खाने के साथ में आदमी दिन भर काम कर सकता है। राज बब्बर के बाद अब कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने कहा कि दिल्ली में 5 रुपए में भर पेट खाना खाया जा सकता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। सरकार की गरीबी की नई परिभाषा जारी करने का बीजेपी जमकर विरोध कर रही है। आज पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यूपीए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेताओं की गरीबी की नई परिभाषा को सही ठहराने के बयान पर बीजेपी ने करारा वार किया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं के बयान से पता चलता है कि सरकार की गरीबी की परिभाषा महंगाई के असलियत से कितनी दूर है। बीजेपी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि वो एक आम आदमी की तरह 5 रुपए में दिल्ली में खाना खाकर दिखाए। सरकार गरीबी को अपनी आवश्यकता के अनुसार परिभाषित करती है। जब चाहे तब बढ़ा दे, जब चाहे तब घटा दे। कार्यकर्ताओं में 100 रुपया बांटे और देखे कि कौन कितने दिन जिंदा रहता है। सारे टीवी कैमरास मानो या ना मानो की तरीके से इस कार्यक्रम को देश भर में चलाएं। बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से हुई 23 बच्चों की मौत के बाद अब पूरे सूबे में मिड डे मील को छात्रों को परोसने से पहले शिक्षकों को चखने के आदेश से संकट गहरा गया है। आज सूबे के 70,000 स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील नहीं मिला। सरकार के अनुरोध के बावजूद शिक्षक इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो छात्रों के खाने से पहले उस भोजन को खुद चखें। यही नहीं, शिक्षकों ने बिहार सरकार से अपील की है कि उन्हें मिड डे मील योजना से बाहर रखा जाए और इसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जाए। दूसरी ओर प्रधान शिक्षा सचिव का कहना है कि खाना चखने से इनकार करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार हमेशा कहती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खोज रही है सरकार, तो उसके लिए हम लोगों को इन सारी चीजों से अलग करना होगा। यूपी में मुरादाबाद के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में मरा हुआ मेढक मिलने से हड़कंप मच गया, लेकिन गनीमत ये रही कि खाने से पहले मासूमों की नजर मरे हुए मेढक पर पड़ गई। खाने में मेढक मिलने की खबर जैसे ही मासूमों के परिवार वालों को पता चली, उन्होंने स्कूल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। स्कूल के मिड डे मील में मेढक मिलने के बाद स्कूल प्रशासन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। स्कूल के हेडमास्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की जान चली गई थी। वहीं हरियाणा में पलवल में एक स्कूल में मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिली थी। इसके बावजूद मिड डे मील बनाने और परोसने के दौरान स्कूल सावधानी नहीं बरत रहे। पश्चिम बंगाल में चल रहे पंचायत चुनाव के 5वें और अंतिम दौर में भी भारी हिंसा देखने को मिली। चुनाव में वोटिंग के दौरान 2 गुटों में हुई हिंसा में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। उत्तरी दिनाजपुर में जहां बूथ कैप्चरिंग को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए, वहीं जलपाईगुड़ी में भिड़े दोनों गुटों के लोगों में कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हिंसा की खबर लगते ही मौके पर पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। हालांकि सुबह वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में अलग अलग गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ पड़े। इससे पहले हुए 4 चरणों के चुनाव में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अगर 2 रुपए का मुआवजा चाहिए तो खुलवाओ 1000 रुपए देकर अकाउंट। हरियाणा में झज्जर के किसान अजीबोगरीब मुसीबत से 2-4 हो रहे हैं। मुआवजा पाने के लिए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए चाहिए 1000 रुपए और मुआवजा मिलेगा 2 रुपए। जी हाँ, सूबे में अगर किसी किसान की 1 एकड़ फसल खराब हो गई हो तो उसे 2 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। साल 2009-10 में इलाके के किसानों की फसल भारी बारिश से खराब हो गई। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन 3 साल बाद जब किसानों के पास मुआवजे के नाम पर 2 रुपए से 2.5 रुपए तक के चेक आए तो सभी हक्के बक्के रह गए। सरकार की इस दरियादिली से किसानों में भारी गुस्सा है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते लोगों का बुरा हाल है। भोपाल में कल शाम से लगातार रुक रुक कर हो रही तेज बारिश लोगों के लिए आफत लेकर आई है। भारी बारिश की वजह से भोपाल की बड़ी झील का लेवल अब खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। झील में बढ़ते पानी के खतरे को देखते हुए झील पर बने भदभदा डैम के गेट खोलने पड़े हैं। झील में बढ़ते पानी के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन को सिर्फ इसी डैम का नहीं बल्कि इस डैम के आगे बने कलियासोत डैम के भी 3 गेट खोलने पड़े। कलियासोत का पानी भोपाल के कई इलाकों से होकर जाता है। अगर भारी बारिश जारी रही तो भोपाल के कई इलाके जलमग्न हो सकते हैं। फिलहाल प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है।
16 साल में ये पहला मौका है जब जुलाई के महीने में ही इन बांधों के गेट खोलने पड़ गए हों। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश अब आफत बन चुकी है। राज्य के कई शहरों में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश ने जनजीवन और यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारी बारिश की वजह से राज्य में अलग अलग जगहों में 4 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद में बारिश के चलते कई स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। बारिश की वजह से कई बांधों में पानी खतरे के निशान को छू रहा है। बांधों के आसपास बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश की वजह से रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। मुंबई से आने वाली कई ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। समुद्री क्षेत्र में ऊंची लहरें आने की आशंका से मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के भीतर और ज्यादा बारिश होने की आशंका जताई है। गीतिका शर्मा सुसाइड केस में सह आरोपी अरुणा चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने रोहिणी कोर्ट को आदेश दिया है कि अरुणा चड्ढा के ऊपर लगाई गई कई धाराओं को हटा दिया जाए। हाईकोर्ट ने एयर होस्टेस के सुसाइड केस में हरियाणा के पूर्व आरोपी मंत्री गोपाल गोयल कांडा की कर्मचारी अरुणा चड्ढा के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार के अपराध के लिए लगाए गए आरोप खारिज कर दिए हैं। आपको बता दें कि पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा 5 अगस्त 2012 को दिल्ली के अशोक विहार में अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस छानबीन में गीतिका के पास मिले सुसाइड नोट में उसने कहा था कि वो गोपाल गोयल कांडा और अरुणा चड्ढा के प्रताड़ित किए जाने की वजह से आत्महत्या कर रही हैं। मामले में कांडा को 18 अगस्त 2012 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अरुणा को 8 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। श्रीनगर के राजबाग इलाके में एक छात्र ने स्कूल के बाथरूम में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र के घर वालों ने स्कूल प्रशासन पर ज्यादती का इल्जाम लगाते हुए स्कूल में जमकर तोड़फोड़ मचाई। दरअसल 15 दिनों की गर्मी छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो 11 साल के छात्र नजीब अपना बैग क्लास में रखकर बाथरूम में चला गया। काफी देर होने के बाद जब नजीब वापस नहीं आया तो बाथरूम का दरवाजा तोड़ने के बाद छात्र फंदे से झूलता हुआ पाया गया। वहीं मृतक छात्र के परिजन स्कूल प्रशासन पर बच्चों के साथ मारपीट का इल्जाम लगा रहे हैं। छात्र की खुदकुशी की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आईपीएल मैच फिक्सिंग में मिली भगत का खुलासा होने के बाद फरार हुए राजस्थान के 2 ज्वेलर्स भाइयों पवन जयपुर और संजय जयपुर ने आज मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने सरेंडर कर दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच दोनों भाइयों की तलाश कर रही थी। क्राइम ब्रांच ने इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। दोनों भाइयों के सरेंडर के बाद और कई बुकी के नामों का खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि आईपीएल मैच फिक्सिंग को लेकर पूरे देश में मचे हंगामे के दौरान जांच एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि फिक्सिंग के पूरे खेल में इन दोनों की अहम भूमिका थी। आईपीएल मैच फिक्सिंग में गिरफ्तार बिंदु दारा सिंह ने दोनों भाइयों के फिक्सिंग में शामिल होने का खुलासा किया था, जिसके बाद से ही क्राइम ब्रांच दोनों की तलाश में जुटी थी।